हेलो, नमस्कार। और कैसे हैं आप लोग बच्चे? अच्छे ही होंगे सब। तो लास्ट क्लास में हमने सिगमंड फ्रॉयड का स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व की संरचना को पढ़ना शुरू किया था, समझना शुरू किया था। आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी को 3 हिस्से थे, इड, ईगो और सुपर ईगो। तीनों को इंडिविजुअली हमने समझ लिया था। इड या इदम की क्या विशेषताएं हैं, अहम की क्या विशेषताएं और पराअहम की क्या विशेषताएं हैं। अब हम तीनों की इंटरेक्शन को या अंतरक्रिया को समझेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं हम इड की। तो जैसा कि हमने पहले चर्चा की, इड जो है वो आनंद के नियम पर कार्य करता है, प्लेजर प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो इड स्वार्थी होता है, सिर्फ अपने आनंद की तुरंत पूर्ति चाहता है। तो अगर इंटरेक्शन के बारे में हम डिस्कस करें तो इड किसी भी चीज़ के लिए जो उसकी डिज़ायर है, डिमांड है, उसके लिए कहेगा आई वॉन्ट दैट राइट नाउ। मुझे जो भी चीज़ चाहिए अभी के अभी चाहिए, मुझे अभी ही वो चीज़ मिलनी चाहिए, ठीक है। सुपर ईगो क्या कहेगा कि गुड पीपल डोंट थिंक अबाउट दोज थिंग्स। जो सुपर ईगो है, पराअहम है, वो हमेशा बोलेगा कि एक अच्छा व्यक्ति ऐसी चीज़ों के बारे में सोच भी नहीं सकता। जैसे मान लो इदम की कोई इच्छा की हम बात करें, सपोज कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसका मन कर रहा है किसी अच्छे फ़ोन को देख के, कोई फ़ोन रखा हुआ है, उसका मन कर रहा है कि इसको उठा लूँ, ठीक है, मेरे को फ़ोन की ज़रूरत है और ये इतना अच्छा फ़ोन है, मुझे अभी के अभी इसको उठा लेना चाहिए, मेरा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसका सुपर ईगो, उसका पराअहम कहता है कि गुड पीपल डोंट थिंक अबाउट दोज थिंग्स, कि ऐसी चीज़ों के बारे में अच्छे लोग सोचते भी नहीं है। इस तरीके से किसी की चीज़ उठा लेना चुपके से एक चोरी है और अच्छे लोग चोरी नहीं करते हैं। देन ईगो बैलेंस करता है दैट लेट्स फिगर आउट अ वे टू वर्क टुगेदर, कि एक साथ दोनों को बैलेंस करने के लिए, संतुलन करने के लिए वो अपने एफर्ट लगाता है कि कोई ऐसा रास्ता निकालते हैं जिसमें हम सब सहमत हो जाएं, सबकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाए और किसी को भी नुकसान ना हो। आपको ध्यान रखना है कि ईगो जो है हमारा, अहम जो है हमारा, इसको कहा जाता है मैनेजर ऑफ पर्सनालिटी या व्यक्तित्व का प्रबंधक। वास्तव में कौन सी इदम की इच्छाएं आवश्यक हैं पूरा होना और कौन सी इच्छाओं की पूर्ति आवश्यक नहीं है, ये निर्णय लेने का काम किसका है? अहम का है, ईगो का है। और ईगो परिस्थिति के अनुसार ये निर्णय लेता है कि किस प्रकार की परिस्थिति है जो बन रही है और उस परिस्थिति में किसी भी इच्छा को, आवश्यकता को क्या टाला जा सकता है या उसकी पूर्ति आवश्यक है। जबकि पराअहम जो है वो हमेशा क्या करेगा? इदम से अपोजिट ही होगा, विपरीत ही होगा। इदम की कोई भी डिजायर, कोई भी इच्छा या कोई भी मांग जो है उसकी वो कभी भी पूर्ति नहीं चाहता है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ सामाजिकता को, सामाजिक नियमों को देखते हुए कार्य करता है। आगे बात करते हैं बेटा। फ्रॉयड ने इन द्वंद्वात्मक शक्तियों के बावजूद अहम की कार्य करने की क्षमता को संदर्भित करने के लिए अहम शक्ति, ईगो स्ट्रेंथ शब्द का उपयोग किया। एक टर्म यूज लिया फ्रॉयड ने, ईगो स्ट्रेंथ, अहम शक्ति। तो द्वंद्वात्मक स्थितियां बनी हुई हैं, ठीक है, यानी द्वंद्व किस किस में है? मेनली इड में और सुपर ईगो में, यानी इदम में और पराअहम में। लेकिन जो अहम की कार्य करने की क्षमता है, ईगो की ये जो बैलेंस करने की क्षमता है या दोनों को मैनेज करने की क्षमता है, उसके लिए फ्रॉयड ने ईगो स्ट्रेंथ टर्म को यूज किया है। अच्छी अहम शक्ति वाला व्यक्ति, यानी ऐसे लोग जिनका ईगो स्ट्रेंथ अच्छा है, जिनकी अहम शक्ति स्ट्रांग है, व्यक्ति इन दबावों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में सक्षम होता है। सीधी सी बात है कि जिन लोगों की
ईगो स्ट्रेंथ अच्छी है, जिनका अहम भरपूर रूप से अच्छे प्रकार से कार्य कर पा रहा है, वो प्रभावी रूप से कार्य कर पा रहा है, तो वो प्रबंधन कर लेता है इन द्वंद्वात्मक स्थितियों का, यानी इदम और पराअहम का जो द्वंद्व है उसको वो सही से प्रबंधित कर पाता है, मैनेज कर पाता है। तो हम बात कर रहे थे ईगो स्ट्रेंथ की, अहम शक्ति की। तो अहम शक्ति अगर स्ट्रांग है, यानी हमारा अहम प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है, तो वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को, किसी भी द्वंद्वात्मक स्थिति को प्रबंधन कर पाता है। जबकि बहुत अधिक या बहुत कम अहम शक्ति वाला व्यक्ति बहुत अधिक अड़ियल या बहुत अधिक व्यवधान उत्पन्न करने वाला हो सकता है। देखो, इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझना है कि अहम शक्ति अच्छी यानी कि मॉडरेट रूप से कार्य करनी चाहिए, प्रभावी रूप से कार्य करनी चाहिए। अगर किसी की अहम शक्ति बहुत ही स्ट्रांग है तो वो भी समस्या है, और अहम शक्ति या ईगो स्ट्रेंथ बिल्कुल ही कमजोर है तो भी समस्या है। तो सीधी सी बात है कि बहुत अधिक या बहुत कम अगर ईगो स्ट्रेंथ है व्यक्ति की, तो ऐसा व्यक्ति या तो बहुत अड़ियल होगा, जिद्दी होगा, या फिर वो अपने ही लिए, अपने व्यक्ति के रूप में अपने ही लिए अलग अलग जगह व्यवधान उत्पन्न करता रहेगा। देखो, इस लैंग्वेज को हम सिंप्लीफाई करें अगर, तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि ईगो स्ट्रेंथ आपका जो है वो प्रभावी होना चाहिए, वो इफेक्टिव होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग भी नहीं होना चाहिए और बहुत ही कम यानी कमज़ोर भी नहीं होना चाहिए। दोनों ही स्थितियों में समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। एक हेल्दी व्यक्तित्व जो है, ठीक है, एक स्वस्थ व्यक्तित्व जो है वो तभी होता है जब व्यक्ति का ईगो स्ट्रेंथ या अहम शक्ति प्रभावी रूप से कार्य करता है। ठीक है, आगे बात करें। फ्रॉयड ने अहम और के बीच संबंध को समझाते हुए कहा, अहम और इदम है बेटा, ये यहाँ इदम शब्द आएगा। हम्म कहा, कल्पना कीजिए कि अहम और इड के बीच का संबंध एक घोड़े और उसके सवार, तो इड को कहा गया है हॉर्स, घोड़ा, और अहम को यानी ईगो को कहा गया है घुड़सवार, हॉर्स राइडर। वास्तव में इन दोनों के संबंध को इस रूप में, इस कल्पना के साथ समझाया जाता है कि इदम में बहुत ऊर्जा है। वास्तव में हमारी शरीर की ऊर्जा जो है वो इदम से ही प्रदर्शित होती है, और ये इदम लेकिन अपनी ऊर्जा को सही दिशा नहीं दे पाता है, क्योंकि इदम को हम मान रहे हैं घोड़ा, तो घोड़े को जब तक घुड़सवार नहीं चला रहा है वो किसी भी दिशा में कहीं पर भी जाता रहेगा, दिशा विहीन घूमता रहेगा। लेकिन जब अहम, जिसे हम घुड़सवार मान रहे हैं, फ्रॉयड ने यहाँ पर इसको एक हॉर्स राइडर की तरह एक्सप्लेन किया है, तो जब अहम इस घोड़े की कमान अपने हाथ में ले लेता है, यानी अहम यानी ईगो जो है हमारा, वो इड को संचालित कर रहा है, वो सही दिशा प्रदान कर रहा है। तो ये डायरेक्टली पूछे जाने वाला प्रश्न है कि फ्रॉयड के मन की संरचना के अंतर्गत या गत्यात्मक संरचना के अंतर्गत घोड़ा और घुड़सवार किसे माना गया है, तो घोड़ा माना गया है इड को, और हॉर्स राइडर या घुड़सवार माना गया है ईगो को, अहम को। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे शरीर की ऊर्जा जो है वो प्रदर्शित होती है हमारे ईदम से, और उस ऊर्जा को सही दिशा देने का कार्य किसको करना है? हमारे ईगो को, हमारे अहम को। अहम को बीच में रखकर यदि सभी मांगे पूरी हो जाती हैं तो सिस्टम अपनी मानसिक शक्ति का संतुलन बनाए रखता है। तो इन तीनों के बीच का जो सिस्टम है वो एक मानसिक संतुलन बनाए रखता है। कब? कि अहम तो बीच में है, इड और सुपर ईगो दोनों साइड में कॉन्ट्रडिक्टरी है, विरोधाभासी है। तो अगर अहम को बीच में रखकर सभी मांगे पूरी हो जाती हैं तो सिस्टम में एक बैलेंस बना रहता है, और परिणाम एक समायोजित व्यक्तित्व होता है। तो परिणाम के रूप में मिलता है हमको एक वेल एडजस्टेड पर्सनैलिटी। वेल एडजस्टेड पर्सनैलिटी।
वहीं इसके अपोजिट हम बात करें, यदि असंतुलन है तो परिणाम एक कुरूप व्यक्तित्व है, यानी मेल एडजस्टेड पर्सनैलिटी। कुरूप का मतलब यहाँ पर कुसमायोजित है कि अगर असंतुलन बना हुआ है कि इदम आपका जो है वो और आपका परा अहम, उन दोनों के बीच मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा या बैलेंस नहीं बना पा रहा आपका अहम, तो क्या हो सकता है, तो एक कुसमायोजित व्यक्तित्व, कुरूप, या इसको बेटर वर्ड जो है वो है कुसमायोजित प्रकार का व्यक्तित्व उत्पन्न हो सकता है। हम कहेंगे इसको इंग्लिश में मैल एडजस्टेड पर्सनैलिटी। तो ये मैल एडजस्टेड पर्सनैलिटी कब होगी, जब संतुलन विकसित नहीं हो रहा है, ठीक है, असंतुलन विकसित हो पा रहा है किस किस के बीच में, इदम और परा अहम की, क्योंकि विपरीत तरीके की प्रकृति है, इन दोनों का नेचर बिल्कुल अपोजिट है। और अहम और परा अहम जो है उनकी अगर रिलेशनशिप की बात करें तो परा अहम कोशिश करता है, सुपर ईगो कोशिश करता है कि अहम हमेशा नैतिकता के सिद्धांतों पर काम करे, जबकि अहम कार्य करता है वास्तविकता के सिद्धांतों पर। तो अहम को इदम की मांगों को भी ध्यान में रखना है और परा अहम के नैतिकता की जो पूर्णता है उसको भी ध्यान में रखना होता है। आगे बात करें बच्चों, एक प्रभावशाली इड के साथ परिणाम एक आवेगी और बेकाबू व्यक्तित्व, उदाहरण के लिए एक अपराधी हो सकता है कि यदि किसी का प्रभावशाली इड है, यानी हम कहें डोमिनेटिंग इड है, किसी में इड डोमिनेट करता है, बहुत ज्यादा हावी है, प्रभावशाली, या हम इसको समझेंगे हावी, कि अगर इड हावी है किसी व्यक्ति में तो उसका परिणाम क्या होगा, एक आवेगी और बेकाबू व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति अपने आप को काबू में नहीं रख सकता, अपने आवेग को, अपने गुस्से को, अपने अग्रेशन को बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं रख सकता। उदाहरण के लिए एक अपराधी, तो जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो अपराधी होते हैं, वो अक्सर आवेगशील होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, बहुत जल्दी में कोई भी काम कर देते हैं, बिना सोचे समझे वो क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपराध कर बैठते हैं। तो माना जाता है कि ऐसे लोगों का इदम जो है वो काफी हावी होता है। अति सक्रिय सुपर ईगो के साथ परिणाम एक अत्यंत नैतिक व्यक्ति हो सकता है। लेकिन अगर किसी का सुपर ईगो डोमिनेटिंग है, क्या डोमिनेटिंग है, सुपर ईगो डोमिनेटिंग इड है, तो अपराधी प्रकार का व्यक्तित्व हो जाएगा। लेकिन डोमिनेटिंग सुपर ईगो है तो क्या हो सकता है, तो अत्यंत नैतिक व्यक्ति जो कि वास्तविकता से दूर रहता है। देखो, वास्तविक परिस्थितियों में हमेशा सिर्फ नैतिक नियमों का पालन करना संभव नहीं है, हमें अपनी आवश्यकताओं की भी पूर्ति करना जरूरी होता है। लेकिन किसी व्यक्ति का जिसका कि सुपर ईगो डोमिनेट करता है, तो उस स्थिति में इसका परिणाम होगा एक बहुत ज्यादा मोरल पर्सन, जो कि प्रैक्टिकली उसका सरवाइव करना आसान नहीं होता, बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो आपको ध्यान रखना, अत्यधिक नैतिकता का नुकसान क्या है कि हमेशा पूर्णता के साथ नैतिकता के नियमों का पालन हो, अगर कोई ऐसा ही कार्य करेगा, किसी के व्यक्तित्व में ऐसा ही कार्य होगा, तो वो वास्तविक परिस्थितियों में कार्य नहीं कर पाएगा, प्रैक्टिकली उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक स्वस्थ व्यक्तित्व की कुंजी इड, अहम और सुपर ईगो के बीच संतुलन है। वास्तव में एक स्वस्थ व्यक्तित्व जो है, एक हेल्दी पर्सनालिटी जो है, वो क्या मांगती है, बैलेंस अमंग इड, ईगो एंड सुपर ईगो। वैसे हम जानते हैं कि इड को बोला गया है डेविल इन अ मैन, व्यक्ति के भीतर का दैत्य या राक्षस। अहम को, ईगो को बोला गया है मैन इन अ मैन, व्यक्ति के भीतर का व्यक्ति। और सुपर ईगो को कहा गया है एन एंजल इन अ मैन, यानी व्यक्ति के भीतर का फरिश्ता या देवदूत। तो ये तीनों हिस्से जो हैं हमारे व्यक्तित्व के, यदि वो एक बैलेंस बना करके रख पा रहे हैं, एक संतुलन है, और वास्तव में ये संतुलन करने का कार्य इन तीनों में से भी सबसे ज्यादा किसका है, हमारे अहम का है, हमारे ईगो का है। इसको बैलेंसिंग पार्ट ऑफ पर्सनालिटी भी बोलते हैं, बैलेंसिंग
पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी, हिंदी में कहेंगे व्यक्तित्व का संतुलन बनाने वाला हिस्सा। व्यक्तित्व का संतुलन बनाने वाला भाग या हिस्सा। सिंपली आप याद रखेंगे कि इन तीनों में से फ्रॉइड के थ्योरी के अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है ईगो का, अहम का। हेल्दी पर्सनालिटी तब है जब तीनों के बीच एक बैलेंस है, और वास्तव में बैलेंस की रिक्वायरमेंट है इड और सुपर ईगो के बीच, इदम और पराअहम के बीच, और वो बैलेंस, वो संतुलन बनाने का कार्य करता है हमारा अहम, यानी हमारा ईगो। ठीक है, यहाँ एक बात और याद रखोगे बेटा, क्या याद रखना है, एक टर्म याद रखना है आपको कि जब हम इड और ईगो की बात करते हैं, यानी इदम और पराअहम की बात करते हैं, सॉरी इदम और अहम की बात करते हैं, मैंने बताया कि इसको हम हॉर्स मान सकते हैं, इसको राइडर, ठीक है, घोड़ा और घुड़सवार सा संबंध इनका माना गया है। उस लिहाज से एक बात याद रखोगे कि कई बार अहम ऐसा पाता है कि इदम की जो आवश्यकताएं हैं, जो मांग है, डिमांड्स हैं, वो वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार नहीं है या उन्हें पूरा किया जाना संभव नहीं है, यानी अत्यंत अवास्तविक एवं अनैतिक मांगों यानी डिमांड्स, मांगों की अगर उत्पत्ति हो रही है तो क्या होगा। भाई ये बात तो क्लियर है कि इदम से कैसी भी इच्छाएं हो सकती हैं, इदम तो अचेतन पर कार्य करता है, तो सीधी सी बात है सारी असामाजिक अनैतिक जो विचार हैं, जो इच्छाएं हैं, वो इदम से उत्पन्न हो रहे हैं। अब ऐसी अवास्तविक और अनैतिक मांगे अगर उत्पन्न हो रही है इदम से, और अहम को लगता है कि ये मांग जायज नहीं है, इसे पूरा किया जाना संभव नहीं है, किसी भी तरीके से इसे पूरा नहीं किया जा सकता, तब हमारा अहम क्या करता है, तो ऐसी डिमांड्स को अहम द्वारा अचेतन में दबा दिया जाता है या धकेल दिया जाता है। हमेशा के लिए इन्हें अचेतन में धकेल दिया जाता है, और इस प्रक्रिया को, ये जो काम अचेतन ने किया, इसी को क्या नाम दिया जाता है, ये पूरा प्रक्रम जो है ये कहलाता है रिप्रेशन, दमन या दबाव। तो याद क्या रखोगे, ये दमन या दबाव का प्रक्रम कौन उपयोग ले रहा है, अहम उपयोग ले रहा है। किस लिए उपयोग ले रहा है, इदम की अवास्तविक और अनैतिक मांगों को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए उपयोग ले रहा है। तो यदि बार बार कोई अवास्तविक और अनैतिक मांग उत्पन्न हो रही है, तो ऐसी डिमांड्स या ऐसी मांग को अहम हमेशा के लिए अचेतन में दबा देता है, धकेल देता है। रिप्रेस करना यानी दबाना, ठीक है, तो उसी से रिप्रेशन टर्म है। तो ऐसी इच्छाओं, ऐसी मांगों को हमेशा के लिए अचेतन में धकेल दिया जाता है, इसी को रिप्रेशन या दमन का नाम दिया जाता है। तो इन ऑल हमने तीनों को अच्छे से समझ लिया इंडिविजुअली, और तीनों के इंटरेक्शन को भी जान लिया। इससे पहले हम फ्रॉइड का मन की संरचना का पार्ट भी पढ़ चुके हैं। अब बचता है फ्रॉइड की थ्योरी का तीसरा हिस्सा, जहां पर हमें विकास की मनोलैंगिक अवस्थाओं को समझना है। तो वो चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।